हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के. पे। तो हम देख रहे थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हमने पूरे राज्य व्यवस्था को टॉपिक वाइज कवर किया है प्रश्नों के माध्यम से। और आज की जो हमारी वीडियो है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि राज्य व्यवस्था के ही हैं और परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है। पूरा इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न का आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959। इसके बारे में जानें तो आयुध अधिनियम 1959 देश के भीतर हथियारों के गैर कानूनी संग्रहण को रोकने के लिए लाया गया था। ध्यातव्य है कि वर्ष 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने 2019 में आयुध अधिनियम 2019 को पारित किया है। संशोधन के अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता एवं विख्यात निशानेबाज को अधिकतम 12 शस्त्र रखने की रियायत दी गई है, जो पहले 7 थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि संशोधन के माध्यम से अब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होंगे या निशानेबाज होंगे उनको 12 शस्त्र रखने की रियायत दे दी गई है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था? तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगर इसके बारे में जानें तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया, समान अनुपात में सफ़ेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा। सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र है जो अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह पर उपस्थित है। भारतीय राष्ट्र तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय जो राष्ट्र तिरंगा है उसका डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें तो इसमें देखते हैं, पहला जो कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। बिल्कुल सही, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे लिया गया है। बात करें अगले कथन की, तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। नहीं, ये गलत है। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं। तो अगर बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। संविधान निर्माण में प्रमुख योगदान 1935 का भारत शासन अधिनियम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि 1935 के अधिनियम से या तो लगभग समान या कुछ परिवर्तन करके लिए गए हैं। इसलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कहा गया है। अतः कथन 1 सही है। अगर बात करें न्यायिक समीक्षा की, तो न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न कि कनाडा के। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2019 में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो 2019 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। तो अगर बात करें तो भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया है। गृह मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की एक अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर 2019 को जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं? तो अगर बात करें तो 90 जिले हैं ऐसे जो कि अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं और इनको सूचीबद्ध किया गया है। इनके बारे में जानें तो केंद्र द्वारा सूत्र के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान करता है। भारत में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक हैं और 66 अल्पसंख्यक बहुल शहर हैं। 1980 के दशक के अंत में 41 अल्पसंख्यक बहुल जिले थे। ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में 90 हैं। अगला प्रश्न देखें तो अगला है, भारत में स्वापक औषधि और मन प्रभावी प्रसाद पदार्थ अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। तो भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम जो था ये 1985 में लाया गया था। अगर बात करें तो भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी अधिनियम 1985 के तहत दवा अपराधों को बहुत गंभीरता और कठोर दंड का प्रावधान है। दवाओं की वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए 10 वर्ष की एक न्यूनतम जुर्माना, सश्रम कारावास 20 साल तक का हो सकता है, जो कि निर्धारित किया गया है।
तो ये ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, तो दवाओं का जो मिसयूज होता है उससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है। तो बात करें राष्ट्रीय गान जो है बीसी चटर्जी का उपन्यास जो है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास आनंद मठ है, यहाँ से राष्ट्रीय गान को लिया गया है। अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर की संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से लिया गया है, जिसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता है। सॉरी, यहाँ थोड़ा करेक्ट करिएगा, दिया गया है कि राष्ट्रीय गान पूछा है तो टैगोर द्वारा संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत पूछता है तो आनंद मठ से लिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इनके बारे में जानें तो भारत में राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के संपादित पत्रिका तत्वबोधिनी से लिया गया है, जिसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता है। अगर बात करें तो जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया है। अगर बात करें तो इसे पहली बार 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। तो अगर बात करें डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगर बात करें इसके विषय में तो डेमोक्रेसी का अर्थ है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक मूल के शब्द डेमोस अर्थ जन साधारण तथा क्रेसिया का अर्थ शासन अर्थात जन साधारण का शासन से है। लोकतंत्र का अर्थ ऐसी व्यवस्था से है जिसका संचालन लोगों या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात करें तो पहला कथन दिया गया है कि भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। बिल्कुल सही है, डीपीएसपी से संबंधित है भारत का जो भाग 4 है। अगर अगला कथन देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। अगर बात करें तो भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगर बात करें दूसरे कथन की तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो क्या है, दोनों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल ही सही है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो बिल्कुल सही है ये कथन। 1951 में जो पहला संशोधन हुआ उसी में सबसे पहले 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। दूसरे जो कथन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी करके भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा करती है। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं। इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो बात करें तो 9वीं अनुसूची को वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची में जो कानून दिए हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है जो अनुच्छेद 32 है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी करती है। और कौन कौन से रिट होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 तरीके के रिट होते हैं जिनको जारी करके सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करती है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है हमारा जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश थे। तो अगर बात करें तो जस्टिस एन.वी. जो रमन्ना जी थे वो भारत के 48वें नंबर के न्यायाधीश रहे थे, मुख्य न्यायाधीश। अगर इनके बारे में जान लें तो जस्टिस एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने शपथ लिया। तो बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। बात करें और तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीशों सहित कुल मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो ये ध्यान रखना है, उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 25 है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है। तो बात करें सांप्रदायिक मतलब जहाँ पे धर्म की बात की जाए उससे रिलेटेड होता है सांप्रदायिकता। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। जो सांप्रदायिक राजनीतिक होती है वो इसी आधार पे की जाती है कि कहा जाता है कि जो धर्म है वही किसी समुदाय का मुख्य आधार है। ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके विषय में विस्तार से जानते हैं।
तो अगर बात करें तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म, सामाजिक समुदाय के विचार पर आधारित राजनीति है। सांप्रदायिक राजनीति धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। तो इसे ही सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, जिसमें धर्म का नाम लेकर के एक तरीके से राजनीति की जाए तो उसे ही क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक राजनीति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविजन या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन निषिद्ध है। तो अगर बात करें तो ये जो कानून है वो धारा 126 में शामिल है। तो बात करें तो ये धारा 126 के तहत ही ये कानून है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविजन या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन जो है वो निषिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का संबंध है। तो जो विशाखा मामला था वो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था। इसके बारे में अगर जाने तो बात करें तो विशाखा मामले में उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का संबंध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है। बात करें तो इसमें क्या निर्णय क्या दिया गया, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो उन्हें यौन उत्पीड़न माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये किस मामले में, तो जो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में जो एक मामला आया यौन उत्पीड़न का मामला था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियां होती हैं। ये बहुत ईजी है, 24 डंडियां होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और देख सकते हैं कि इसमें ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसमें संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लोकप्रिय धारा है, यह किससे संबंधित है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दहेज के लिए उत्पीड़न। तो धारा जो 498A है इसमें ये दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। तो ध्यान रखना है, दहेज उत्पीड़न से संबंधित है धारा 498A। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का संबंध दहेज के लिए उत्पीड़न से है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अनुसार किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना, जो कोई भी किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार होने के नाते ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये 498A के कानून में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 जनवरी को हम अंतर विरोध के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यह समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी, यह कथन किसका है। तो बात करें तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा इनके बारे में जाने तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका प्रमुख थी। उनका कथन था कि 26 जनवरी को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी। तो ये कथन किसका था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। तो ये किसका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का ये कथन है। बात करें तो इनके बारे में तो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित अब्राहम लिंकन को आधुनिक युग के महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। सर्वप्रथम अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सही व्याख्या की। उन्होंने लोकतंत्र की अवधारणा को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया था। तो ये ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो 16वें राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के थे
अब्राहम लिंकन के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर वर्ष 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ऐसा क्यों? ध्यान रखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ वहीं होते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं, अगर पूर्ण राज्य हैं तो वहाँ पे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जिसे कहा जाता है। तो सिक्किम एक पूर्ण राज्य है, न कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होंगे। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ये क्या है, तो ये तीनों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर बात कर लें तो देख सकते हैं आप, सिक्किम का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और सिक्किम क्या है, एक राज्य है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो भारत की संसद के दोनों सदनों में हो सकता है। अगर इनके बारे में थोड़ा जाने तो भारत की संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, ये ध्यान रखना है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं। इनमें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 मनोनीत होते हैं। अतः स्पष्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में। इनके बारे में जानें तो सन 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को प्रदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, जो कि भाग 2 में दिया गया है, द्वारा शासित होता है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी जो थे, ये चीफ ऑफ आर्मी थे पहले। आइए अगला इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। रक्षा संबंधी सभी कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य रक्षा मंत्री करता है। भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। अगर बात करें तो भारतीय सेना के सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे, जबकि AKM करिअप्पा कमांडर इन चीफ थे, जिनका कार्यकाल राजेंद्र सिंह जडेजा से पहले था। भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ रॉब मैकडोनाल्ड लॉकहार्ट थे। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैं। अगर बात करें इनमें क्या हमें याद रखना है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद की स्थापना वर्ष 1955 में हुई। इससे पूर्व इस पद का नाम कमांडर इन चीफ आर्मी हुआ करता था। तो ऐसा प्रश्न में जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं। तो ये हम देख चुके हैं, 24 तिल्लियाँ इसमें होती हैं। और अगर बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, वट है। बात कर लेते हैं तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट मतलब बरगद का पेड़, और राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय विदेश नीति के रचयिता या जनक कौन थे। तो बात करें तो भारतीय विदेश नीति के जो जनक किसको कहा जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो किसी देश की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक विषयों पर पालन की जाने वाली नीतियों का एक समुच्चय है। भारत की विदेश नीति के जनक या रचनाकार जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है हमारा कि मानहानि कानून पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बात करें तो प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था। आइए इसके विषय में जानें। तो मानहानि कानून पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। वर्ष 2016 में माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने प्रतिष्ठा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(2) का अभिन्न अंग माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस मीरा साहिब बीबी किसके लिए पहली महिला के रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं मीरा साहिब बीबी जी। इनके बारे में थोड़ा जान लें। तो मिस मीरा साहिब फातिमा बीबी वर्ष 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश रहने वाली प्रथम महिला हैं, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, इससे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। इनके विषय में थोड़ा जान लें। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 26/1/1950 से 6/11/1951 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगला प्रश्न है हमारा कि डैश सिक्किम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो बात करें तो नेपाली जो है सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है। जान लेते हैं इनके बारे में। तो सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। यह एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है जिसके उत्तर में तिब्बत का पठार, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी एवं भूटान, पश्चिम में नेपाल तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल अवस्थित है। इस प्रदेश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, नेपाली तथा लिम्बू आदि है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। बारे में जानते हैं इनके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष WC बनर्जी जी थे। वर्ष 1946 में इसका अंतिम अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बात करें तो दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि संसद के पास की नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है, तो बिल्कुल सही। संसद के पास नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है, तो बिल्कुल ही ये सही है। अगला कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। जी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। बात तो कथन दोनों ही सही हैं, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम पारित किया गया। इस प्रकार ये पहला जो कथन है वो सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, अतः दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अभी हमने देखा था बॉम्बे में हुआ था, अब इसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? बॉम्बे में होता है। इससे रिलेटेड जितने भी अधिवेशन हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे और कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें और क्या उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं, उनके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाई है। छोटी सी वीडियो से जाके जरूर देखिए और इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, परंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल थे।
देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बात करें तो इसमें अगर पहला जो कथन दिया गया है कि राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, बिल्कुल ये सही है। राजतंत्र अगर आ जाता है तो वहाँ पे राजा जो भी निर्णय लेता है उसे मानना होता है और उसमें प्रजा कोई भी प्रश्न नहीं कर सकती। लेकिन हमारा भारत क्या है, लोकतंत्र है, ये एक राजतंत्र नहीं है, अतः हम सरकार के किसी भी निर्णय पर सवाल उठा सकते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। तो राजतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति राजा शासन का सर्वोसर्वा होता है। राजा जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता बल्कि वंशानुगत होता है। राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते थे, उसके निर्णयों पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती थी। राजा का निर्णय ही क्या होता था, अंतिम होता था। आज का हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या है कि दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार है। तो अगर कहा जाए कि दिल्ली से कन्याकुमारी के बीच कोई नई रेलगाड़ी चलानी है तो इसमें कानून बनाने का, इसकी राय देने का अधिकार जो है वो किसके पास है। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार के पास। बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। रेल संघ सूची का विषय है, तो देख लेते हैं रेल क्या है, संघ सूची का विषय है। रेल संघ सूची का विषय है, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या रखा है। उसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका नाम बांग्ला रखा गया है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बताया कि केंद्र ने हाल ही में राज्य को सूचित किया था कि वह केवल एक ही नाम को स्वीकार कर सकते हैं। तो अगस्त 2016 में राज्य सरकार द्वारा 3 नामों बांग्ला, बंगाली में बंगाल, अंग्रेजी में बंगाल, हिंदी में का सुझाव दिया था, जिसमें बांग्ला का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, नाम बदलकर बांग्ला कर दिया गया। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें कि हम अब ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे हुए हैं वो हम उनको स्टार्ट करेंगे और उन्हें पूरा विस्तार से देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।